नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपी टीएसपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कॉमर्स वाले पोर्शंस में अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट किया है और उसमें बहुत से सिलेबस हमने कंप्लीट भी कर दिया है। हम लोग का बजट इस समय चल रहा है और आगे भी हम लोग चीज़ें कंटिन्यूअस करते रहेंगे। साथ ही हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग अब स्टैटिक्स पोर्शन को भी स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि साथ साथ दोनों विषय चलता रहे और साथ ही हम लोग उसका कॉमर्स का एमसीक्यू टेस्ट करवा ही रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 एमसीक्यू टेस्ट करवा चुके हैं। उसको आप लोग देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में, एमसीक्यू प्लेलिस्ट के नाम से होगा। तो आज दोस्तों हम लोग फिर से लेके आए हैं क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आपके लिए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, दिया है विच रिजर्व इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। वो कौन सा रिजर्व है जो हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। तो आप लोग जनरली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप लोग सवाल लगाए होंगे, बैलेंस शीट बनाए होंगे, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि इधर हम लोग लायबिलिटी लिखते हैं यानी बाएं साइड, और हम लोग दाएं साइड एसेट्स को शो करते हैं। और इसी में हम लोग लायबिलिटी साइड में एक पार्ट होता है रिजर्व एंड फंड का, तो उसी में हम लोग सारे रिजर्व्स को शो करते हैं। वो चाहे स्टेटली हो, वैधानिक हो, या आपका जर्नल हो या कैपिटल हो, सभी रिजर्व हम लोग उसी पोर्शन में शो करते हैं। बट आपका एक रिजर्व ऐसा होता है, वो रिजर्व कौन सा होता है? पहला ऑप्शन जैसे दिया है सीक्रेट रिजर्व, दूसरा जनरल, तीसरा कैपिटल, डी यानी इनमें से सभी। तो आप सभी को पता होगा, आप लोग जनरल रिजर्व जनरली देखे होंगे, कैपिटल रिजर्व देखे होंगे, बट आप लोग सीक्रेट रिजर्व नाम से कोई रिजर्व आप लोग आज तक सवाल लगाए होंगे नहीं दिखा होगा। तो इसका राइट आंसर भी आपका ए ही है। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व होता क्या है कि गुप्त संचय के नाम से हम लोग जानते हैं हिंदी में। ये ऐसा रिजर्व होता है जो वास्तव में क्या होता है, हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, या कह सकते हैं हम लोग इसमें फंड को नहीं ट्रांसफर करते हैं, अपनी जो लाभ होती है उसको संचय अलग से नहीं करते हैं, बल्कि ये हम लोग कुछ संपत्ति होती है जिसका मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है, उसे हम लोग कम शो कर देते हैं। या कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कम होते हैं, पर उसे हम लोग क्या कर देते हैं, ज्यादा शो कर देते हैं। तो इससे क्या होती है कि कुछ चीजें संचित होने लगती हैं, तो वो संचित ही क्या कहलाती है, सीक्रेट रिजर्व के नाम से कहलाती हैं, जो एक संस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है और कानूनी रूप से भी इसको बनाना गलत होता है। इसलिए हम लोग इसको नहीं बनाने के लिए, या वैधानिक रूप से इसको बनाना भी तर्क संगत नहीं होता है। जैसा कि कंपनी एक्ट में भी इसे जस्टिफाई किया गया है सीक्रेट रिजर्व के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि पहले का आंसर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि amortization ऑफ अनआइडेंटिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स इज इन टर्म्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग जो इंटेंजिबल एसेट्स होता है उसको अनआइडेंटिफाइड है, उसका हम लोग परिशोधन कैसे करते हैं। तो उस परिशोधन को हम लोग किस कॉन्सेप्ट के तहत करते हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ पे अवधारणाएं से क्वेश्चन है कि जो इनटेंजिबल एसेट्स है उसका हम लोग जब परिशोधन करते हैं तो उसको हम लोग किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका जैसे दिया है कंजर्वेशन, फिर है मैटेरिटी, मैचिंग, कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि रूढ़िवादी प्रथा इस चीज को कुछ भी सपोर्ट नहीं करती है। मेटेरियलिटी यहाँ पे होगा नहीं। और कॉस्ट का आंसर हम लोग एसेट्स पे जो आपकी क्या होती है, टेंजिबल एसेट होती है, उन पे किए करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम लोग आय उपार्जन अवधारणा ही बोलते हैं। इस अवधारणा का अर्थ क्या होता है या क्या कहता है कि हम लोग जो भी उपार्जित करेंगे उसका कुछ ना कुछ हमें क्या होगा, या हम लोग उपार्जन वही करते हैं जो हमें आय होने वाली होती है। जो हमें आय नहीं होने वाली होती है उसका हम लोग उपार्जन नहीं कर सकते। और इस अवधारणा का एक ये भी रूप होता है कि हर क्रिया का ही प्रतिक्रिया होती है। यानी अगर हम लोग सेल्स करेंगे तो हमें उसकी प्रतिक्रिया क्या मिलती है, उपार्जन या आय के रूप में मिलती है।
तो यही अवधारणा के अनुसार हम लोग जो इनटेंजिबल एसेट्स होता है उसको परिशोध कर देते हैं। जैसे कि आपकी गुडविल हो गई, उसको हम लोग क्या करते हैं, आपको समय समय पे उस गुडविल को राइट ऑफ करना रहता है होता है, क्योंकि वो वास्तव में क्या होती है, हम लोग किसी दूसरे कंपनी की जब हम लोग खरीदते हैं गुडविल, तो ही हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो उसको हमें समय के साथ क्या करना पड़ता है, उसको सेट ऑफ करना होता है। और जो गुडविल हमने खरीदी वो तो वास्तव में हमने उपार्जित नहीं की है, पर जब हम लोग उसको अपने प्रॉफिट लॉस से सेट ऑफ करते जाएंगे तो वास्तव में वो हमारी क्या हो जाएगी, उपार्जित कहलाएगी। तो इस तरह इस आंसर का यानी क्वेश्चन का आंसर आपका राइट सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम स्पेंडिंग into which the total life of business is divided for the purpose of preparing financial statement। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक अवधारणा पढ़े थे जो था सतत अवधारणा, सतत व्यवसाय की अवधारणा, जिसमें कहा जाता है कि बिजनेस निरंतर लंबे समय तक चलता रहेगा और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कभी भी समाप्त होने के बारे में नहीं सोचते हैं। बट यहाँ बात आती है कि अगर हम लोग समाप्त होने के बारे में नहीं सोचेंगे या समाप्त होने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लाभ को भी तो अर्जित करना है, लाभ को भी आकलित करना है। तो उसके लिए हम लोग उस अनंत समय को कुछ भागों में या कुछ अंतराल पे डिवाइड कर देते हैं और उस अंतराल पे हम लोग लाभ का आकलन करते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल लाइफ बिजनेस है उसको हम लोग जो डिवाइड कर दिए, उसका पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग अपना प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल ईयर बोलते हैं, कैलेंडर ईयर बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं या एक्यूरल पीरियड बोलते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर है। आप लोग जानते हैं कि कैलेंडर ईयर तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सामान्य आदमी, उसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं। एक्यूरेट पीरियड वो होती है जो उपार्जन अवधि होती है, अगर जैसे कि हम लोग कोई चीजें किए हैं या कोई हम लोग एक्सपेंसेस किए हैं तो वो कब तक उपार्जित होगी उसे हम लोग एक्यूरेट अवधि में समझते हैं। फिजिकल ईयर आपका ये आपका राजकोषीय नीति से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग पीरियड जो होता है, जो भी हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं उसी को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सी, अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड इज सपोज्ड टू इशू द मोस्ट रिसेंटली परचेज गुड्स। तो यहाँ कह रहा है कि जो मोस्ट रिसेंटली परचेज गुड है उसको हम लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं। वो किस मेथड में हम लोग करते हैं, फीफो, लीफो या एवरेज कॉस्ट या मूविंग एवरेज। तो आप लोगों को पता होगा कि फीफो में हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें, जैसे इसको समझ लीजिए, फीफो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई संपत्ति आई, ये सबसे पहले आई थी यानी ये सबसे बाद में हो गई और ये सबसे पहले कहलाएगी। अगर हम लोग इधर से चले तो ये तो आई थी, फिर ऐसे ऐसे करके ये सबसे पहले हुई, तो ये फर्स्ट हुई और ये क्या हुई, फर्स्ट है तो फर्स्ट आउट होगी। बट अगर हम लोग देखें लीफो मेथड में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई संपत्ति हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्स्ट आई थी पर यहाँ पे जो फर्स्ट आई है ये होगी, पर लास्ट जो आई होगी ये होगी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ही क्या होगा, जो रिसेंटली परचेज हुआ कौन सा, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला ही क्या होगा, फर्स्ट जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फीफो नहीं होके क्या होगा, लीफो मेथड होगा। मतलब जो लास्ट में आई है वही क्या होगी, पहले जाएगी। मोस्ट रिसेंटली कौन आएगी, लास्ट आएगी, तो लास्ट वाली ही क्या होगी, पहले जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लीफो होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि ऑफिस इक्विपमेंट इज अ डैश एसेट्स फॉर अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, उसको उस ऑफिस इक्विपमेंट को हम लोग किस एसेट्स में शो करेंगे। फिर दिया है, और सेम ऑफिस इक्विपमेंट एसेट फॉर अ कंपनी दैट डील्स।
कंपनी दैट डील्स, यानी अब एक अलग कंपनी है जो क्या करती है, उस ऑफिस इक्विपमेंट को डील करती है, तो उसके लिए वो इक्विपमेंट क्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। तो इसमें कह रहा है कि एक कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए ऑफिस इक्विपमेंट क्या कहेगा, और कंपनी डीलर्स के लिए वो ऑफिस इक्विपमेंट कौन सी एसेट्स होगी, बस इतना कह रहा है। तो जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है वो क्या है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके लिए ऑफिस इक्विपमेंट क्या होगा, जो कंप्यूटर बना रहा है उसके लिए ऑफिस इक्विपमेंट क्या होगी, करंट एसेट होगी, फिक्स एसेट होगी, या ट्रेंजिबल होगी, या फिक्स होगी। तो जो कंप्यूटर बना रहा है उसके लिए ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट होगी, तो इसका आंसर फिक्स बी या डी होगा। बट अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें इसमें कि ऑफिस इक्विपमेंट इज अ कंपनी विद डील, तो जो कंपनी उसी ऑफिस इक्विपमेंट का क्या करती है, डील करती है, तो अगर वो डील करेगी तो उसके लिए वो ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉक के रूप में हो जाएगा। और जब भी कोई स्टॉक हम लोग उसको कहाँ शो करते हैं, करंट एसेट में शो करते हैं। तो इस तरीके से पहले का तो आंसर फिक्स हो गया, पर दूसरे का आंसर क्या होगा, करंट होगा। तो इस तरीके से आपका 5 का जो राइट आंसर होगा, पहला फिक्स होगा और दूसरा करंट होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर बना रहा है उसके लिए ऑफिस इक्विपमेंट केवल एक फिक्स एसेट की तरह काम करती है, बट जो कंपनी उसी चीज को डील करके बेचती है तो उसके लिए वो चीज स्टॉक के रूप में होता है, और स्टॉक हमेशा क्या होती है, करंट एसेट में हम लोग शो करते हैं। तो इस तरीके से 5 का राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेट इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस, क्वेश्चन है कि नेट इनकम इक्वल रेवेन्यू माइनस क्या, गेन्स, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस, या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गेन्स तो होगा नहीं, डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा, एक्सपेंसेस आपका राइट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, संपत्ति में ही लगती है और वो हमारे उपार्जन में वृद्धि करती है, वो हमें इनकम या आय अर्जन नहीं करती है बल्कि उपार्जन में वृद्धि करती है। उपार्जन में वृद्धि होने से हमें आय में भी वृद्धि होती है, ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। उपार्जन और आय दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका एक्सपेंसेस, यानी रेवेन्यू में जब हम लोग एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो नेट इनकम हमें आती है। आप लोग पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते होंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ले आते हैं, उसके बाद सारी हम लोग एक्सपेंसेस घटा देने के बाद ही हमें क्या मिलता है, बाद में नेट इनकम या नेट प्रॉफिट मिलता है। वही एक व्यवसाय के लिए क्या होगी, नेट इनकम एक तरीके से कहलाती है, सिंपल अगर आप लोग समझें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका 6। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स जिसे हम लोग अदृश्य संपत्तियां भी कहते हैं, तो अदृश्य संपत्तियां में फ्रेंचाइजी राइट्स होती है, गुडविल भी होती है, पेटेंट भी होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नॉट दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें आपका नॉट दिया रहता है, आप लोग नॉट को नजरअंदाज कर देते हैं और यहाँ पूछ लेता है कि इंटेंजिबल एसेट, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो आप लोग को पता होगा फ्रेंचाइजी राइट्स जिसे हम लोग इंटेंजिबल एसेट ही बोलते हैं। फ्रेंचाइजी राइट्स जब हम लोग किसी कंपनी से उस कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी की चीजों को बेचते हैं तो उसे हम लोग फ्रेंचाइजी राइट्स बोलते हैं। गुडविल आप लोगों को पता ही है। और पेटेंट्स क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज के या किसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम लोग उस पर क्या करते हैं, अगर हम लोग उस पर लाइसेंस ले लेते हैं तो वही चीज एक तरीके से क्या कहलाता है, पेटेंट्स कहलाता है। और लैंड क्या है, आपकी एक मूर्त संपत्ति है, भूमि को आप लोग देख सकते हैं या छू भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड बिलो एवरी एंट्री इन जर्नल्स कॉमनली नोन एज। तो आप लोग पता होगा जर्नल एंट्री जब आप लोग करते थे
तो हम लोग जब एंट्री करते थे तो उसके नीचे हम लोग एक चीज लिखते थे, उसे हम लोग क्या बोलते थे बताइए। इसका तो राइट आंसर आप लोग जानते ही होंगे। तो अदर इंफॉर्मेशन, समरी, एक्सप्लेनेशन या नरेशन। तो राइट आंसर आपका पता होगा सबको, राइट आंसर है ए। इसमें कुछ बताने लायक तो होगा नहीं। नरेशन आप लोग जानते ही, ये एक समरी की तरीका ही कहलाता है, जिसे हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं हर एंट्री के बाद, तो उसे हम लोग नरेशन का नाम देते हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली हेल्प इन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो किसे जनरली हेल्प करता है, मेनली मुख्य रूप से एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट को, एंटीसिपेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट को, या रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट को, या कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, क्या चीज में मदद करता है? तो वो आपका कोई अजम्पशन नहीं है, ना ही वो क्या है एंटीसिपेशन है, ना ही वो रिकॉर्ड है, बल्कि वो क्या है कम्युनिकेशंस है। आप लोग जब शुरू में ही अकाउंटिंग की परिभाषा पढ़े होंगे तो उसमें कहा जाता है कि अकाउंटिंग हम लोग किसके लिए बनाते हैं, दूसरों के लिए बनाते हैं, जिससे वो दूसरा व्यक्ति उस कंपनी के व्यावसायिक चीजों को या इकोनॉमिक चीजों को या आर्थिक चीजों को सामान्य भाषा में समझ सके। इसे हम लोग लेखा करते हैं और हम लोग अकाउंट, फाइनल अकाउंट वगैरह शो करते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि फाइनल अकाउंट को हर कंपनी क्या करती है, फाइनल अकाउंट को हर कंपनी को क्या करना पड़ता है, हर ईयर आपको पब्लिक को डिक्लेयर करना पड़ता है और सर्कुलेट में जारी करना पड़ता है अपने फाइनेंशियल ईयर को। तो वो क्या है, एक कंपनी का पब्लिक या शेयर होल्डर के साथ क्या है कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है, जिससे शेयर होल्डर्स उस कंपनी के बारे में सभी चीजें जान सके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका एक कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ एन इफेक्ट ऑफ एन error is cancelled by the effect of some other error, it is commonly known as। तो ये क्या कह रहा है कि एक त्रुटि दूसरी त्रुटि को जब क्या कर दे, सेट ऑफ कर दे, तो उसे हम लोग कौन सा एरर कहते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर, एरर इन ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन। तो डी तो कोई वही नहीं है आपका, इसका राइट आंसर होगा बी, कंपनसेटरी एरर। ये क्या होता है कि एक एरर क्या करती है, दूसरे एरर को क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है या खत्म कर देती है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग कोई चीज डेबिट में, अगर हम लोग जैसे कोई गलती 500 एंट्री किए और वही गलती हम लोग क्रेडिट में भी 500 की गलती कर दिए, तो ये क्या कर देगा, 500 500 एक दूसरे को काट देगा और इस तरीके की त्रुटि हमें प्राप्त नहीं होगी जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी एरर। तो इस 10th का आंसर है बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज रिफर टू। तो सिंपल सी बात है, यहाँ इंक्रीज की बात कर रहा है। अगर हम लोग डिक्रीज की बात करते हैं, एसेट फिक्स एसेट में हम लोग क्या लेस करते हैं, यानी किससे डिक्रीज होती है, तो डेप्रिसिएशन होती है। यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या होगा, एप्रिसिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन या रिजर्व डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, ये इसका आंसर है आपका एप्रिसिएशन, राइट आंसर है। जब कभी आप लोगों को पता होगा कि उच्चावचन के कारण कभी कभी कुछ संपत्तियों का मूल हम लोग क्या कर देते हैं, वृद्धि हो जाती है, और उच्चावचन में कुछ संपत्तियों के दाम कमी भी हो जाती है। पर अपचलन में और ह्रास में वस्तुओं या संपत्तियों के दाम में कमी ही होती है, बट उच्चावचन में आपका दोनों होता है, कमी और वृद्धि दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th। यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज द इम्प्लीमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब ये कह रहा है कि अगर कोई लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, अगर हम लोग कॉस्ट को क्या कर देते हैं, कम दिखाते हैं, और जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है
जो हमें प्राप्त हो जाती है उसी को हम लोग शो करते हैं इन्वेंट्री में वैल्यूएशन करते समय। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग करते हैं? तो पहला आंसर दिया है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर है सेपरेट एंटिटी, फिर है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, फिर है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक व्यवसाय निरंतर चलता जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर दिया सेपरेट एंटिटी क्या कहता था कि व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक अलग अलग होते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वही होता है जो हम लोग आपका वसूली अवधारणा आप लोग पढ़े होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ही क्या करते हैं हम लोग? रिलाइजेबल वैल्यू को ही शो करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी ही होगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया था। तो इस तरह से 12th का राइट आंसर है सी, द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस के लिए क्या सत्य है इसको बताना है। इट लिस्ट डाउन द बैलेंस शीट अकाउंट, इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट, इट इज काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सर्किल। तो इसका आंसर बताइए कि क्या होता है। ट्रायल बैलेंस हम लोग जब बनाते हैं तो आप लोग पता होता है कब बनाते हैं? जब हम लोग लेजर्स बना लेते हैं और लेजर्स की जो भी बैलेंस बचती है उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। तो ये क्या है? बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। तो यानी लेजर जब हम लोग खाता भी बनाते हैं तो अलग अलग वर्गीकरण में ही खातों को वर्गीकृत कर लेते हैं। तो उसी का जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। तो ये क्या है? ट्रायल बैलेंस के लिए क्या सत्य होगा? पहला ही राइट आंसर है, इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। तो इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कैश ऑफ परचेज इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लाइजेस जर्नल? तो कैश परचेज के लिए हम लोग कौन से खाते में जर्नल वो करते हैं? तो पहला दिया परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल या कैश पेमेंट जर्नल। तो परचेज जर्नल हम लोग कब बनाते हैं? जब कोई उधार क्रय करते हैं। सेल्स जर्नल जब हम लोग कब बनाते हैं? जब हम लोग कोई उधार विक्रय करते हैं। परचेज रिटर्न हम लोग कब बनाते हैं? जो उधार वापसी क्रय वापसी होती है उसके लिए बनाते हैं। पर कैश परचेज के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कैश पेमेंट जर्नल बनाते हैं। जो भी चाहे वो क्रय हो या विक्रय हो, अगर वो कैश में हुई है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? कैश पेमेंट जर्नल में। तो इस तरीके से 14 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयर बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ। तो आपका जो सेल्स एक्सपेंडिचर बजट बनाया जाता है, अभी हम लोग बजट वाला ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ाया नहीं, केवल बजट इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बजट के जो क्लासिफिकेशन है उसको भी पढ़ाएंगे, तो उसका वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या रहा है कि जो सेल्स एक्सपेंडिचर बजट होता है उसको प्रिपेयर करने में हम लोग किसकी मदद लेते हैं? एडवर्टीजमेंट की, मार्केट एनालिसिस की, सेल्समैन सैलरी की, या इनमें से सभी की? तो हम लोग सभी की मदद लेते हैं या सभी को हम लोग एस्टिमेट करते हैं। सभी के एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करके हम लोग सेल्स एक्सपेंडिचर बजट को बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर डी होगा, 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ small calculator is treated as an expenses and not shown as an assets in the financial statement of a business entity। तो कह रहा है कि अगर एक छोटा सा कैलकुलेटर है उसकी लागत को हम लोग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीटेड करें और उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं, तो वो किस अवधारणा के अनुसार हम लोग करते हैं? मेटेलिटी, मैचिंग, पीरियोडिसिटी या कंजर्वेटिज्म? तो आपको पता होगा कि हम लोग एक अवधारणा पढ़े थे, सारता की अवधारणा या मेटेरियलिटी अवधारणा। उसमें ये कहा जाता है कि हम लोग जो चीज महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसी को हम लोग लेखा करते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं होती है उनका लेखा हम लोग नहीं करते हैं। अगर हम लोग छोटी छोटी पेंसिल्स, रबर्स या स्टेशनरी की चीजों को भी लेखा करने लगेंगे तो हमारी लेखा क्या हो जाएगी? बहुत ही जटिल हो जाएगी। इसीलिए हम लोग उस अवधारणा के अनुसार छोटी छोटी या
अमहत्वपूर्ण चीजों को हम लोग लेखों में ध्यान नहीं देते हैं। उसके लिए हम अलग से एक खाता बना लेते हैं और उसी में सब कुछ डाल देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर आपका होगा ए, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अनुसार हम लोग छोटे मोटे मदों को शामिल नहीं करते लेखों में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ रियल अकाउंट। तो पहला है रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, रेंट इनकम अकाउंट, इंश्योरेंस इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट या कैश अकाउंट। तो आप लोगों को हम लोग ये क्वेश्चन समझा भी चुके हैं पहले भी कि हम लोग का दो मुख्य रूप से अकाउंट होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के बाद इम्पर्सनल को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, जिसे हम लोग रियल और नॉमिनल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि रियल अकाउंट की बात कर रहा है केवल। तो रियल अकाउंट में हम लोग उन मदों को रखते हैं जो क्या होते हैं, जो कमोडिटी या को एसेट्स, संपत्ति जो कंपनी में आते हैं या जाते हैं, उन्हीं को हम लोग रियल अकाउंट के तहत क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या होती है, सारी वो एक्सपेंसेस या इनकम उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट करते हैं। और पर्सनल अकाउंट में जो भी पर्सन होते हैं, बिजनेस के व्यक्ति होते हैं या कोई बिजनेस एंटिटी होती है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से रेंट एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, रेंट इनकम नॉमिनल अकाउंट है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ये भी नॉमिनल है। कैश क्या होता है, कैश एक करंट एसेट्स के रूप में मानी जाती है। कैश को हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। तो इसलिए ये क्या हुआ, एक एसेट्स हुआ और इसे हम लोग कहाँ ट्रीट करेंगे, रियल अकाउंट में। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से क्या गलत है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। इज एडेड इनटू करंट एसेट्स, इज डिटेक्टेड फ्रॉम मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, इट बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, इट रिड्यूस द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। तो इस तरीके से देखिए, पहला कह रहा है कि एडेड इनटू करंट एसेट, ये सही है। डिडक्ट फ्रॉम मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, ये भी सही है। इट बिकम ओपनिंग स्टॉक, हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही हम लोग नए साल में वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। बट इट रिड्यूस द रिसोर्स ऑफ बिजनेस, ये गलत तर्क है। तो इस तरीके से 18 का राइट आंसर क्या होगा, डी। इसमें कुछ बताने वाला चीज नहीं है, ये चीज आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए तीनों मध्य तर्क सही है, बस यही वाला आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल बी द एसेट्स। एसेट्स को क्या करता है, अगर कोई खर्च का भुगतान किया जाता है तो उससे एसेट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, रिड्यूस होती है, अपॉर्शंस या ओवरस्टेट। तो आपको पता होगा कि अगर कोई एक्सपेंसेस खर्च को पे किया जाएगा तो उससे एसेट्स क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इस तरीके से 19 का राइट आंसर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। दिया है कि मनी स्पेंड टू एक्वायर और अपग्रेड फिजिकल एसेट इज नोन एज। कह रहा है कि मनी स्पेंड टू एक्वायर और अपग्रेड फिजिकल एसेट इज नोन एज। अगर हम लोग कोई फिजिकल एसेट में कोई मनी स्पेंड या खर्च करते हैं और उससे वो अपग्रेड हो जाती है, तो वो कौन सी एक्सपेंसेस कराएगी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेटिंग। तो आपको पता होगा, हमने बताया था कि अगर कोई एसेट्स है उसमें कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस करने से उसकी उपार्जन शक्ति में वृद्धि होती है, तो वो सारी एक्सपेंसेस क्या कहलाती है, कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाती है। अगर कोई भी एसेट जिसमें व्यय करने से उसकी उपार्जन शक्ति में वृद्धि होती है, वो सारी एक्सपेंसेस क्या कहलाती है, कैपिटल एक्सपेंसेस में होती है। इस पे हमने कैपिटल एक्सपेंचर और रेवेन्यू एक्सपेंचर पे वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने क्लियरली समझाया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कॉमर्स वाले। और इसका इस तरह से बी का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, कैपिटल एक्सपेंसेस। आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए होंगे, इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर नहीं पसंद आया तो इसको डिसलाइक कर सकते हैं, जैसे आपकी प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हो सके। और कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
जो भी लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।